बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ईद की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं मुर्तज़ा डार। इस वक्त हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस लाहौर में। ईद का ये त्यौहार है और इस ईद के त्यौहार पे आप बड़ी सियासी और समाजी शख्सियात के इंटरव्यूज़ तो देख रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की कि आप तक आज वो भी माशरे का पहलू या उन लोगों का भी जो है वो मंजरनामा सामने लाया जाए जो स्पेशली एबल्ड हैं। और स्पेशली एबल्ड में आज मैंने मुंतखब किया जो ऑप्शन, जो जगह का इंतखाब किया, उसका नाम है फाउंटेन हाउस लाहौर। फाउंटेन हाउस लाहौर के हवाले से आपने कई प्रोग्राम्स माजी में देखे होंगे और बहुत सारी आपने बातचीत भी सुनी होगी, लेकिन मुख्तसर में एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि फाउंटेन हाउस लाहौर में उन लोगों को एडमिट किया जाता है या वो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं जो मेंटली चैलेंज होते हैं। किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो किसी को डिप्रेशन है, तो कोई किसी तरह डिफरेंटली जो है वो किसी चैलेंज से गुजर रहा है। अब फाउंटेन हाउस लाहौर में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ पे जो मेंबरान यानी कि जो पेशेंट्स हैं उनसे भी, और देखेंगे कि वो ईद की सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं, उनका अपनी फैमिली के बारे में क्या कहना है, उनका अपने दोस्तों अजीज़ व अकारिब के बारे में क्या कहना है, इस जगह के बारे में उनका क्या कहना है। और फिर हम आपकी बातचीत कराएँगे यहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है उससे, और आपके सामने मौक़िफ़ लेके आएँगे कि उनका मौक़िफ़ इन पेशेंट्स के हवाले से क्या है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि ये सारी सूरत हाल यहाँ पर है क्या, ईद किस तरह सेलिब्रेट की जा रही है और यहाँ पे किस तरह मेंबरान या पेशेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है। आइए। जिस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब के पास जो MS है फाउंटेन हाउस के, सो उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो फैसिलिटेशन दी जा रही है वो किस किस्म की दी जा रही है और किन चैलेंजेस का जो है वो सामना ईद का त्यौहार है, और इस त्यौहार को यहाँ पर जो ऑलरेडी मौजूद हैं पेशेंट्स हैं उनको किस तरह जो है वो डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने के डॉक्टर साहब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके यहाँ ईद का त्यौहार या ऐसे जब भी कोई त्यौहार आते हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि उसको आप मनाने के लिए क्या प्लान करते हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन मुझे आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम वजह अक़ल की कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। थैंक यू वेरी मच कि आपने फाउंटेन हाउस को विज़िट किया, और आज के एक बड़े दिन पे, ईद कुर्बान पे, कि जो सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बड़ा दिन है, और आपके टीवी के तवज्जुह से मैं इन सबको ईद उज़हा की जो है ना वो मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से, फाउंटेन हाउस की तरफ से, और फाउंटेन हाउस के मेंबरान की तरफ से। जो मरीज़ यहाँ पे रहते हैं हम उनको मेंबर कहते हैं। देखिए, जिस तरह से हम पाकिस्तान के चंद इदारों पे प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे इदारे मौजूद हैं जो चैरिटी का काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। अगर हम जनरल चैरिटी की बात करें तो ईदी का नाम आता है, अगर हम कैंसर की बात करें तो शौकत खानों का नाम आता है, अगर हम डायबिटीज़ और दूसरे इसकी बात करें तो दूसरे हॉस्पिटल्स के नाम आते हैं। लेकिन साइकेट्री के हवाले से अगर बात की जाए, नफ्सियाती अमराज के हवाले से बात की जाए, तो फाउंटेन हाउस जहाँ बैठे हुए हैं ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है। अच्छा। और इसकी वजह ये है कि ये कम्युनिटी बेस है, ये लोगों की मदद से चलने वाला इदारा है। ये खूबसूरत गुलदस्ता है कि जो पाकिस्तानियत की निशानी है, और पाकिस्तानियत की निशानी इस तरह से इसको कहा जा सकता है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों की मदद से चलता है, और पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं यहाँ पे एडमिट होते हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे जॉब भी करते हैं। फाउंटेन हाउस बुनियादी तौर पे इसकी पहली ब्रांच जो है वो न्यूयॉर्क में है। अच्छा। और वो वहाँ से ही हमारे इसके बानी प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब ने ये आइडिया परसीव किया था कि इसको भी पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो अब इसको अल्लाह का एहसान है कि 50 साल हो चुके हैं, और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला इदारा पाकिस्तान के अंदर है। तो बाकी दुनिया में 330 फाउंटेन हाउस हैं, लेकिन वो सारे इंटायरली डिफरेंट हैं, और पाकिस्तानी फाउंटेन हाउस जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट फंडेड हैं, और ये कम्युनिटी फंडेड है, कि लोगों की मदद से चलता है, पाकिस्तानी मदद से चलता है। तो ये इसमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये एक ऐसा इदारा है कि जिस पे हम बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए पाकिस्तानी प्राउड फील करते हैं। और दुनिया में जिस तरह से दूसरी बीमारियों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है, तो साइकेट्री पे भी एम्फेसाइज़ किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हमारे लिए सेहत इम्पोर्टेंट नहीं है,
सेहत हमारे लिए जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। जब सेहत प्रायोरिटी नहीं है तो हमारे लिए नफसियाती सेहत कैसे प्रायोरिटी हो सकती है? तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिसका नतीजा ये है कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो 10-12 जाली बाबों से होते हुए, नज़रें उतरवाते हुए, तावीज़ पहनते हुए, गंडे उतरवाते हुए, जादू उतरवाते हुए आते हैं। और हमारे पास जब पहुंचते हैं उस वक्त तक वो उनका काम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, इतनी बीमारी बढ़ चुकी होती है कि फिर उनको डील करना काफ़ी मुश्किल हो चुका होता है। तो डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारियाँ, नफसियाती बीमारियाँ आपके पास जो डॉक्टर साहब पेशेंट्स आते हैं, जो आप मेंबरान जिनको कहते हैं, वो नॉर्मली किस स्टेज के आते हैं और उनकी ये सिचुएशन ऐसी होती क्यों है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका कि हमारे पास किस स्टेज पे। नेचुरली हमारे पास उस स्टेज पे आते हैं, आउटडोर में तो हमारे पास हर स्टेज के पेशेंट आते हैं। हमने लास्ट ईयर 44,000 पेशेंट अपने आउटडोर में चेक किए थे, और यही 44,000 पेशेंट आज से 10 साल पहले 6,000 थे। इतना बड़ा फ़र्क पैदा हुआ है विद इन 10 ईयर्स। और फिर कोरोना ने तो माशाल्लाह और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये काफ़ी तेज़ी से साइकेट्री की इलनेसेस बढ़ती है। हमारे पास तो लोग जंजीरों से बांध के लाते हैं, हमारे पास तो लोग उस वक्त लेके आते हैं कि जब उनके हाथ से केस निकल चुका होता है। तो और ऐसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन होने की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त पेशेंट को यहाँ पे लाया जाता है। लेकिन जो मैं आपसे बात आपके टीवी की तवज्जो से कहना चाहता हूँ और बहुत ज़ोर से एक बात समझाना चाहता हूँ, और ये मैसेज मेरे ख्याल से सदका जारिया है आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, कि आज एक बात को अच्छी तरह समझ लें, और वो ये बात है कि दिमाग की बीमारी, नफसियाती बीमारी, जहनी बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। एक शर्त है बस, और ये किसी को भी हो सकती है और किसी लम्हे भी हो सकती है। लोग साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इटसेल्फ एक तज़ीक समझते हैं, और लोगों के जहन में ये चीज़ पिनप चुकी है कि इसके पास जाने का मतलब है कि यहाँ हम नीम पागल या हम पागल हैं। तो लोगों की मेजॉरिटी उनके पास जाने से रिलक्टेंट है। इसकी क्या बड़ी वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह, और बहुत ज़बरदस्त वजह आपने खुद ही बता दिया, और वो लफ्ज़ मुंह से आपके खुद निकला है कि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, सोशल वर्कर के पास जाएंगे, तो हमें क्या कहा जाएगा? नीम पागल कहेंगे। ये वो जुमला है कि जिसकी वजह से जो है ना वो लोग रिलक्टेंट होते हैं, एवॉइड करते हैं और छुपते हैं। और नतीजतन क्या होता है कि जब फिर बीमारी इतनी ज़्यादा आती है कि फिर सारी दुनिया को पता चलता है, फिर कोई चीज़ नहीं छुपती। तो जिस तरह मैंने आपको इस सारी बात से पहले बताया था कि दिमाग की बीमारी सिर्फ वो शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो, तो भाई ये तो हर शख्स की बीमारी है, और ये हर शख्स का मसला है। ये किसी एक आदमी का मसला थोड़ी है कि ये पागल है और बाकी मेरा मसला नहीं है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो किसी को भी किसी लम्हे भी हो सकती है। एक घर में एक भाई को अगर हो सकती है तो बाकी सबको हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा सर, इसकी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जिनका ताल्लुक़ ज़हनी अमराज से है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करें स्किज़ोफ्रेनिया में और डिप्रेशन में, और ये बताएं कि ये दोनों लीडिंग टुवर्ड्स व्हाट। देखिए, जो दो बड़ी बीमारियों का नाम आपने बता दिया, दोनों बीमारियां नफसियाती बीमारियां। दोनों बीमारियां जो हैं वो ट्रीटमेंट के बगैर ठीक नहीं होने वाली बीमारियां। एक जो है ना वो साइकोसिस है, एक न्यूरोसिस है। डिप्रेशन जो है न्यूरोसिस है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट्स वेरी कॉमन। ये तो हर दूसरा शख्स इसको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी फेस करता है, डिप्रेशन को। जब उसके नंबर अच्छे नहीं आते, जब उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं गुजरती, जब उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती, जब उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, डिप्रेशन आता है। इसके अलावा डिप्रेशन आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने से भी होता है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रीटमेंट मौजूद है, थेरेपी मौजूद है। ये दोनों चीज़ें की कम्बिनेशन से डिप्रेशन ठीक हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन अगर डिप्रेसिव साइकोसिस चला जाता है तो उस वक्त वो फिर खुदकुशी पे भी मजबूर कर देता है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। और हमारे माशरे में जो है हम कहते तो हैं अपने आप को मुसलमान, हम कहते तो हैं आशिक़ रसूल, लेकिन अल्लाह के रसूल के बताए हुए अमल पे हम कोई नहीं चलता। और आज भी हमारे माशरे में औरत को वो पोजीशन नहीं दी गई कि जो उसकी होनी चाहिए थी। तो हमारी माएँ बहनें तो जो 50% से ज़्यादा आबादी रखती हैं पाकिस्तान में, वो तो अपनी बीमारियों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकती। और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता भी फीमेल्स में। आपके पास जो परसेंटेज है उसमें कितने मर्द और कितने फीमेल्स में ज़्यादा परसेंटेज डिप्रेशन की, पूरी दुनिया में ऐसा ही है।
लेकिन जिस तरह आपने स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी की बात की, जिसको शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, मालकोलिया भी कहते हैं, कि पूरी दुनिया में 1% ऑफ द पॉपुलेशन, अमेरिका में 1% है तो पाकिस्तान में 1% है, सऊदी अरब में भी 1% है तो इंग्लैंड में भी 1% है। तो पाकिस्तान की आबादी अगर 23 करोड़ है तो 1% का मतलब है कि 23 लाख स्किज़ोफ्रेनिक्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। फाउंटेन हाउस में सबसे ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ आते हैं, और क्योंकि वजह यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो किसी न किसी वक्त वो इतना वायलेंट या इतना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है कि वो अपने लिए और दूसरे के लिए, या उसको इस तरह के ख्यालात आते हैं या उस तरह के मैसेजेस उसको आते हैं कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। वो दुनिया से जो है ना वो आइसोलेट होकर रह जाता है, वो अपने जॉब्स को छोड़ देता है, अपनी फैमिली लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर उसको कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो अल्टीमेटली दवा जब खाते हैं तो बेहतर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक मिरेकल है कि इस तरह की दवाएं मौजूद हैं कि जिनको रेगुलर खिलाने से और उनको प्रॉपर उनकी थेरेपी करने से और उनको फॉलो अप करने से पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, मैं सर ये जानना चाहूँगा, ये तो आपने अभी बता दिया करंट स्टेटस है क्या और लोगों की रिलक्टेंस क्या है। अब आप ये बताइएगा कि आपके पास यहाँ पे सक्सेसफुल रेशो क्या है, कितने लोग यहाँ से शिफा याब होके जाते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का एक ख़याल है, उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, कि ये बीमारियाँ डिप्रेशन हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो, ये कभी भी 100% दुरुस्त नहीं होती हैं, इलाज नहीं होता इनका। अच्छा देखिए, आपने जो बात की ना वो एक बहुत ज़बरदस्त बात है, और इसमें बिल्कुल गलत बात भी कोई नहीं है। कोई भी बीमारी, खाली डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया की बात नहीं हो रही है। अगर डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो वो भी रहने वाली बीमारी है। इसी तरह हार्ट की बीमारी भी रहने वाली बीमारी है। इस तरह अर्थराइटिस भी जो है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। इसमें एक फार्मूला है जिसको अच्छी तरह समझ लें, जो भी समझ लेगा उसकी ज़िंदगी का फ़ायदा है। और फार्मूला ये है कि फैमिली, ख़ानदान, मरीज़ और डॉक्टर, ये तीनों अगर मौजूद हैं और तीनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो चाहे दुनिया की कोई बीमारी हो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, लेकिन फैमिली मौजूद नहीं है, जो हमारे साथ होता है कि फैमिली यहाँ मरीज़ को छोड़ती है और अपना एड्रेस चेंज कर देती है। फैमिली ये समझती है कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, अस्पताल की ज़िम्मेदारी और गायब हो जाती। फैमिली ये समझती है कि ये तो पागल है और पागल खाने में इसको रहना चाहिए, तो वो पेशेंट कभी भी नहीं ठीक होता। सेम विद डायबिटीज़, अगर फ़र्ज़ करें कि एक मरीज़ मौजूद है और फैमिली मौजूद है और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकता है? वो भी ठीक नहीं होगा। तो कामयाबी का रेशियो जो है वो इस ट्राइंगल पे मुनहरिस है कि जब ये ट्राइंगल मौजूद है, ये तीनों चीज़ें इंटैक्ट हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है, फॉलोअप हो रहा है, मेडिसिन मिल रही है, थेरेपीज़ हो रही हैं, पेशेंट ठीक रहता है और माशरे में फ़ाल किरदार अदा करता रहता है। आपके यहाँ सक्सेस रेशो सर क्या है, अगर मैं इन नंबर गेम में सक्सेस रेशो का सिंपल सा फार्मूला मैंने अभी बता दिया आपको कि जो तो फैमिली हमारे साथ कोऑपरेट करती है, जो तो फैमिली हमें फॉलोअप करती रहती है, पेशेंट को घर के जाने के बाद, माने आप ये देखिए कि हम क्या करते हैं। हम आपको एक छोटी सी मिसाल दें, हम ये करते हैं कि जब पेशेंट यहाँ से जाता है तो हर हफ्ते हम उसको फ़ोन करते हैं और उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि 50% लोग हमें जवाब ही नहीं देते। माने ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि पेशेंट को ओन करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये हमारे मरीज़ हैं, हमें इनको फॉलोअप करना चाहिए, तो हम उनको फॉलोअप करते हैं, उनसे पूछते हैं। और जो लोग फॉलोअप करते हैं, जो लोग फॉलोअप में आके चेक करवाते हैं, आके दवा को सेट करवाते हैं, उसकी डोज को ऊपर नीचे किया जाता है उसके तबीयत के हिसाब से, तो वो लोग जो है ना वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज़ तो ठीक होना बहुत मुश्किल काम। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में तो बताया, अद्वियात वगैरह दी जाती हैं। अदर देन दैट आप लोगों की यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इनकी मेंटल स्टेबिलिटी, हेल्थ के लिए की जाती हैं? हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे पास यहाँ पे थेरेपी यूनिट्स हैं 11। अच्छा। जो सुबह से लेके रात 9 बजे तक, यानी सुबह 6:30 बजे से जब से पेशेंट उठता है और रात 9 बजे तक जब तक पेशेंट बेड पे जाकर सो नहीं जाता, हर 1 मिनट का हिसाब है। उस 1 मिनट के हिसाब में उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, यानी उसको नहलाना, उसको ब्रश कराना, वो भी एक एक्टिविटी है। नाश्ते के टेबल पे वक्त पे जाना, ये भी एक्टिविटी है। उस नाश्ते के बाद एक्सरसाइज और असेंबली अटेंड करना, वो एक एक्टिविटी है।
उसके बाद मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल थेरेपी होती है, जिसमें ग्रुप थेरेपी होती है, जिसमें फैमिली थेरेपी होती है, और उसके अलावा फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ यूनिट्स हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट्स हैं, आप जाके देखिएगा भी, कि जहाँ पे निटिंग होती है, फीमेल्स हैं, स्टिचिंग होती है, पेंटिंग्स होती हैं, म्यूज़िक थेरेपी होती है, इसके अलावा स्पोर्ट्स थेरेपी होती है, इसके अलावा रिलीजियस थेरेपी होती है, मस्जिद में 5 वक्त नमाज होती है, इसके अलावा जो है कुछ लोग जो हैं वो कुरान पढ़ते हैं, वो थेरेपी होती है। तो ये रात तक जो है 9 बजे जब तक वो बेड पे नहीं चले जाते, दवा नहीं खा लेते, उस तरह की एक्टिविटी पूरा दिन बने, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनकी अपनी लाइफ पे होता है। जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है ना कंप्यूटर थेरेपी, जिन कंप्यूटर सीखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ड्राइंग करते हैं, आर्ट थेरेपी होती है, कुछ लोग जो हैं वो स्टिचिंग, फीमेल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मेहंदी लगाने में इन्वॉल्व होती हैं, खाना पकाने में इन्वॉल्व होती हैं, उनकी जो है ना वो दवा भी कम हो जाती है और उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन दी हॉस्पिटल वो भी कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। अगर यही सिंपल काम, जैसे आज आपने देखा कि जिस तरह से ईद का दिन है और कुर्बानी भी हो रही है, जानवर मौजूद हैं और सेलिब्रेशन हो रही है, यही काम, और हम सारे मरीज़ों को इन्वॉल्व भी करते हैं जिनको हम यहाँ मेंबर कहते हैं, यही काम अगर घर वाले कर लेना तो फिर फाउंटेन हाउस जैसे इदारों की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई बहुत वायलेंट है और उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ दिनों के लिए आप उसको एडमिट करके उसको ट्रीट करके घर अपना फ़ाल किरदार अदा करने के लिए। कोई सर एक्सेप्शनल स्किल वाले आपको अपने मेम्बरान या कोई पेशेंट्स याद हो जिनकी स्किल्स जितनी आपने सबसे बड़ी स्किल तो देखिए, इमरान खान साहब यहाँ पर आए थे और एक मरीज़ ने जो आज भी यहाँ पे घूम रहा है, उसने कहा जी तुम मेरे क्लास फेलो थे। तो इमरान खान साहब ने सोचा ये कि ये तो पागल खाना है, लेकिन उन्होंने बताया कि HSN में तुम मेरे पीछे बैठते थे, अंग्रेज़ी का टीचर ये था, उर्दू का टीचर ये था, और तो इमरान खान उसको पहचान गए और फिर रोने लगे और रोते हुए चले गए कि ये तो मेरी क्लास का सबसे ज़हीन बच्चा था। तो वो बच्चा 50 साल से तकरीबन 45 साल से यहीं पर है, एक क्लास का बच्चा, एक बेंच पे बैठने वाले 2 बच्चे, एक बच्चा जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया और उसको बीमारी नहीं आई अल्लाह मियाँ की मेहरबानी से, और एक बच्चा जो उसको बीमारी आ गई और फिर उसका नतीजा ये है कि वो आज यहाँ है। आज हम चाहें तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं? कर लीजिए, लेकिन वो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा जवाब देंगे नहीं, जब मूड होगा तो अच्छी बात कर लेंगे, नहीं तो। आखिरी सवाल सर आपसे, ईद का ये मौका है, त्यौहार है, आप अपने का नाम लेना चाहते हैं? जी जी और प्लीज़। वो आप सब जानते हैं उनको, और वो शोबिस की बहुत बड़ा नाम था और उनका नाम था रूही बानो। तो रूही बानो जो थी वो जब बीमार हुई तो साहिबा मुशर्रफ, उस ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उनका फ़ोन हमें आया कि जी वो तो बहुत बुरी हालत में गुलबर्ग में घूम रही हैं रोडों पे। तो फिर हम उनको लेने चले गए, वो बहुत बीमारी की हालत में हमें वहाँ मिली अपने घर में, गुलबर्ग में जो उनका घर था, और एक कुत्ते के साथ वो बैठी हुई थी, बगैर कपड़े उन्होंने पूरे पहने हुए नहीं थे। तो फिर हम उनको यहाँ ले आए और लाने के बाद उनको ट्रीटमेंट की, 13 साल वो यहाँ एडमिट रही, और उस 13 साल के दौरान जब वो बेहतर हो जाती थी, घर जाती थी, लेकिन नेचुरली कोई फैमिली थी नहीं, तो वो फैमिली का एलिमेंट माइनस हो जाता था, और जो उनके फैमिली मेम्बर थे उनके साथ वो कोऑपरेट भी नहीं करती थी, जिसका नतीजा ये होता था कि फिर वो दोबारा उनको एडमिट करना पड़ता था। ठीक है, आखिरी सवाल सर आपसे, दैट इज़ अबाउट ईद। ईद का ये त्यौहार है, ये आप कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं आप अपने लोगों के लिए? देखिए, ईद में हम वही करते हैं जो अपने साथ हम घर में करते हैं। सुबह के वक्त जो है ना शीर खुरमा और इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप देखिए कि जानवर यहाँ मौजूद हैं, ज़िबा हो रहे हैं, सारे मरीज़ जो हैं वो नए कपड़े पहनते हैं, हम उनको ये फ़ील होने देते ही नहीं है कि वो घर में नहीं है, क्योंकि इसका नाम क्या है? इसका नाम है फाउंटेन हाउस। ठीक है ना? तो हम उनको यहाँ पे वैसी ही फीलिंग्स उनकी जो है वो क्रिएट करते हैं उनके लिए जैसे घर में होते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव के सारे मेंबर्स, हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनकी फैमिली और दूसरे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, वो सब ईद का दिन, बल्कि ईद के 3 दिन यहाँ गुजारते हैं, ताकि इनको ये बिल्कुल ये फ़ील ना हो ये अकेले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे। हम आपको आज कुछ विज़िट भी कराएंगे यहाँ पे, कुछ लोगों से, मेम्बरान से जिनको पेशेंट नहीं कहा जाता, यहाँ पे मेम्बरान कहा जाता है, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे।
इस वक्त हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस लाहौर के अंदर। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना SOPs के ऊपर अमल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी करें और मास्क भी पहने, लेकिन मैं इस वक्त एक मेंबर के पास मौजूद हूँ, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, तारुफ़ कराइएगा अपना। सर मेरा नाम मोहम्मद अली कैफ़ी और मेरे वालिद का फ़िल्म स्टार कैफ़ी कफ़ायत हुसैन कैफ़ी और नासन भट्टी मेरे ताया थे, और वसीम अब्बास मेरा कज़न है, और मेरा बड़ा भाई आमिर अली कैफ़ी, वो भी 4-5 मूवीज़ में हीरो है, और मेरा छोटा भाई ख़बरदार में आता है असद अली कैफ़ी, और मेरी कज़न्स आगा अली, अब्बास आगा अली है, मेरी वालदा भी सुपरस्टार थी गज़ाला। सारी फैमिली गर्ल्स मेरी शो बिज़नेस में ख़ासी पॉपुलर है, रही है और अभी भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं 14 साल से इधर हूँ और मैं तकरीबन इसमें 100 इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, लेकिन बस इत्तेफाक की बात है या आप उसे हैरत की बात कह लें कि मेरे इंटरव्यू से आज तक बात नहीं बनी, मेरी फैमिली के बर्ताव में कोई तब्दीली नहीं आई। आपको आपकी फैमिली से क्या शिकवा है और आप क्या कहना चाहते हैं? 4 मुझे ज़कात पे करवा गए हैं, फैमिली वेल सेटल्ड है, लेकिन मुझे वो ज़कात पे मेडिसिन और अकोमोडेशन करवा गए हैं। 4 साल से ना उनका एड्रेस है, ना उनका अता पता, ना कोई कॉन्टैक्ट, ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन कॉल, और ना कोई कपड़ा या जूती तक घर से आया। ये बस ज़कात पे ही और जो है ना खैरात पे ही मैं इन 14 सालों में पिछले 5 साल से तो गुजारा कर रहा हूँ। तो आप इसमें फाउंटेन हाउस के किसी ऑफिसर से कमेंट लें मेरे बारे में भी और मेरी फैमिली के बारे में भी। आपका अपना फाउंटेन हाउस के बारे में क्या कमेंट है? फाउंटेन हाउस मुझे तो आज तक कोई ऐसी बुरी बात नहीं लगी इसमें, लेकिन बस हैरत की इत्तेफाक की बात है कि किसी ने मेरे बारे में कमेंट्स पास किए नहीं। वो आप लें तो आवाम को पता चलेगा और वो शायद कुछ फ़ैसला कौन एक मरहला साबित हो। मेरा केस भी कोई सीरियसली लिया, शायद मेरी फैमिली पे असर हो, वो फाउंटेन हाउस के कमेंट सुन कर शायद मोम हो जाए और समझें उनको कि मैं अब नॉर्मल हो गया और ले जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे ये कि आप अपनी फैमिली के हवाले से तो कमेंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाकी मेंबरान हैं उनकी फैमिलीज़ के हवाले से या जो सुनने वाले हैं उनको क्या आप कोई एक चीज़ कहना चाहेंगे जो एक डेफिनेटली अवेकनिंग चीज़ होगी सबके लिए? सर वो ये है कि अवेकनिंग मेरे ख्याल में सर अवेकनिंग ये है कि ECT जो है ना, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, वो गलत है। फाउंटेन हाउस इस लिहाज से बिल्कुल सही है कि ECT यहाँ पर बैन है, यहाँ पर नहीं लगाई जाती। मुझे 16 ECTs लगी हैं मेंटल हॉस्पिटल में फाउंटेन हाउस में आने से पहले, तो उसकी वजह से बंदा ठीक नहीं होता, ज़्यादा बिगड़ जाता है, बंदा थेरेपी से ही सही होता है। यही फाउंटेन हाउस की अच्छी बात है कि थेरेपी पे बिलीव करते हैं, ये ECT पे बिलीव नहीं करते। आपका नाम क्या है? शहरियार। थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में कि आप की क्या मसरूफियत होती है सारा दिन यहाँ पे और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सारा दिन सुबह दवाई मेरी एक तो बहुत तेज़ है। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल खान मेरे डॉक्टर साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट जोया है मैडम, तो सारा दिन सोया ही रहता हूँ। मुझे ज़बरदस्ती उठाया जाता है यूनिट के लिए, ग्रुप के लिए, क्लास के लिए, खाने के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल उठना पड़ता है। मेडिसिन बहुत तेज़ है। फैमिली के बारे में कुछ कहना चाहें आप? जी, फैमिली मेरे साथ ताउन नहीं ठीक आ रही। क्यों, क्या कहते हैं? मेरे वालिद साहब भी फौत हो गए थे 1998 में, और मेरी वालदा मुहतरमा 11 जनवरी को वफ़ात पा गए थे। इसी साल? जी इसी साल। फैमिली आपको मिलने आती है? अभी तक नहीं मिली, महीने से ऊपर टाइम हो गए, 10-12 दिन। तो आप ईद का त्यौहार आ रहा है, फैमिली के साथ मनाना चाहते हैं आप? जी। अगर हो सकता है वो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हो तो क्या मैसेज देंगे आप उनको? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आइंदा से मैं नहीं कोई भी गलती करूंगा। मैं सैलरी से लोन लिया, मेरी सैलरी से ही कटना है। आपको अगर लगता है तो मैंने गलती की, माफ़ कर दो। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं ऐसी गलती करूंगा, मुझे ले जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हम कोशिश करते हैं कि आपका पैगाम आपकी फैमिली तक भी पहुंच सके, उन तक भी पहुंच सके और आपको वो यहाँ से ले जा सके ताकि ईद मना सके। हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फाउंटेन हाउस के एक ऐसे एरिया में जहाँ पे कुछ क्रिएटिव लर्निंग और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है, जिसके अंदर यहाँ के मेंबरान यानी पेशेंट्स को जो है वो एंगेज किया जाता है, जिसमें कैलीग्राफी है, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें बुक्स है, कंप्यूटर है, IT से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। सो चलते हैं और देखते हैं और बात करते हैं।
आपका नाम क्या है जी? निदा शाहिद। निदा साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने आपके पास अभी मेंबरान हैं जो एक्टिवली आते हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ आप लोग यहाँ पे करवाते हैं? मेरे पास एक्चुअली ना 2 क्लासेस होती हैं, क्लास 2 और 3, और उससे पहले स्कूल में भी होती है। मतलब एक दिन में 4 क्लासेस होती हैं, एडिक्शन में स्कूल में और 2 यहाँ पर। जो यहाँ पर है ना, फर्स्ट क्लास में तकरीबन मेरे पास 9 to 10 स्टूडेंट हैं जो डेली आते हैं। कभी कभार किसी की तबीयत ठीक ना हो या थोड़ा सा स्टेबल फील ना कर रहे हों तो वो एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन डेली आते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट रेफ़र करती हैं हमें, उनकी एबिलिटी देखती हैं कि क्या एबिलिटी है, वो किस तरह से काम कर सकते हैं। तो फिर मैं उन्हें आगे, वो जब मेरे पास रेफ़र करते हैं तो मैं उन्हें डेली काम करवाती हूँ। पहले पेपर, आप कौन कौन सा काम करवाते हैं और मेनली थोड़ी चीज़ें बताइएगा। मेन ये है कि पहले उनको पेपर वर्क करवाया जाता है, स्टेप बनाए हुए हैं, और स्टेप के भी उन लोगों को पहले देखा जाता है कि वो किस एबिलिटी के हैं। जैसे ये हमारे पास नया स्टूडेंट आया है, ये एनसीए से पास आउट है, ठीक है। इस मेंबर के काम अच्छा है, पेपर्स पे अभी हम देखेंगे, पेपर पे काम करवाएंगे। थोड़े दिन बाद हम लोग इसको कैनवस पे काम करवाएंगे, जिस तरह इसका इंटरेस्ट होगा। कैलीग्राफी करना चाहते होंगे या कोई भी, ये मेंबर्स ने काफ़ी सारा बनाया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट की है, कैलीग्राफी की है, कुछ लैंडस्केप करते हैं, तो उनकी एबिलिटी देखते हुए उन्हें काम करवाया जाता है। हम लोग जस्ट 10 to 20% उनको हेल्प आउट करते हैं, बाकी 80-90% काम वो खुद करते हैं। ठीक है, आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस एक्टिविटी से इनकी जो ज़हनी कंडीशन है उस पर फ़र्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है? देखिए, एक बंदा है फ्री बैठा है, आप और मैं भी फ्री बैठे हैं ना, हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना ख़राब होने शुरू हो जाती है। हम लोग इधर का उधर का सोचते हैं, और जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक ही नहीं है, अगर उन्हें फ्री रखा जाएगा तो वो क्या करेंगे। बिज़ी रखने का मतलब यही है, उन्हें इंगेज करते हैं और इनके ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं, अपने थॉट्स बयान करते हैं अपने कैनवस पे। कलर्स तो आपको पता है वैसे ही बंदे को रिलैक्स कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये काम करते हैं, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये रिकवर कर जाते हैं। ठीक है जी, इनसे आपसे थोड़ी सी बात कर सकते हैं? बैठें, आप प्लीज़ बैठे रहें। आपका नाम जी? मेरा सलमान खलील। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ चीज़ दिखाएंगे अपना फ़न पारा? असल में तो मैं इस टाइम कोई एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ पे कर रहा था वर्किंग, के कोई एक एब्स्ट्रैक्ट सा फेस हो जाए लेकिन फेमिनिस्ट, और इस तरह से हो जाए कि कुछ ऐसा आइडियलाइज हो जाए, कि कुछ ऐसा स्टाइलाइज के जस्ट कुछ मैथमेटिकल चीज़ें भी आ जाएं, कुछ पीस भी उसमें आ जाए, और भी कुछ हो तो जाए। आप इसमें क्या चीज़ जो है वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं? पोर्ट्रे तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स था इसका, ये पूरा वो आर्थमीजियस प्रिंसिपल है उसका, वो पूरा थोड़ा सा था कि किस तरह के कॉम्बिनेशन यूजुअली वीमेन लाइक टू ड्रेस अप लाइक दिस, के बहुत इंट्रिकेट वर्क हुआ और डेलिकेट वर्क उस टाइप का, और रीजनल चीज़ें होती हैं। आपने और क्या क्या चीज़ यहाँ पे बनाई है? और वो मैम के पास है फाइल मेरी। इनकी डेली वर्क की फाइल्स भी होती हैं, जो ये डेली काम करते हैं ना, उसकी प्रॉपर एक फाइल होती है। आपको अच्छा लगता है यहाँ पे आना? बिल्कुल मुझे अच्छा लगता और क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हैं? है। और बस इसके बाद कंप्यूटर क्लास होती है और साथ रीडिंग होती है, तो गुड टाइम गुजरता है। कोई मसले मसाइल? नो नो मसला खुश हैं? फ़िलहाल हाँ गुड है यार। कोई मैसेज फैमिली को? फैमिली को गुड मैसेज है कि बस आ जाएं और ले जाएं साथ। इधर टाइम जितना गुजरा अच्छा गुजरा। कितने अरसे से हैं आप? मैं हूँ 19 डेज़ हो गए हैं। 19 डेज़ हो गए हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? मैं कह रहा हूँ यहाँ के जो डॉक्टर है ना, इतने महीने मैं तंदुरुस्त हो गया, मुझे सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन थे। अब ये कहते हैं ये आपने ईद भी यही मनाना है, मैंने कहा मुझे आप 5-7 दिन के लिए भेजे हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, सारे घर वाले भी कहेंगे तो मैं फिर आ जाएंगे। मुझे सिर्फ टेंशन एंड डिप्रेशन, आप मेडिसिन लिख दें, मैं मेडिसिन खाता रहूँगा तो ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जी शुमाली लाहौर नहीं है, चौक ना खुदा से आगे चौक मीरा हुसैन रिमान सेंटर है ना, वहाँ पे उसके सामने बिल्डिंग है, तो वो मेरी रिहाइश है। ठीक है जी। कोई फैमिली को मैसेज? जी अपनी कोई फैमिली को पैगाम देंगे आप? मैं ये कहूँगा, मैं तो यहाँ हूँ तो आप ना ज़रा हर एक पर इतबार मत करो, तो बेल हो तो फिर ही दरवाज़ा खोलना, वरना निचले वाला दरवाज़ा बंद रखो।
आपका नाम जी? सैयद नदीम अब्बास वल सफदर शहनशाह। आप ये बताएं नदीम अब्बास साहब, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हमारा जसो की गुजरात से। ठीक है, और यहाँ पे आप अभी बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के अंदर आप जो है वो गा रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे आप। ये बताइएगा कि ये कैसा लगता है आपको सीखना, और क्या आपकी यहाँ पे एक्टिविटी है? ये सिर्फ और सिर्फ ना एक आशिक और मशूक वाली बात आ जाती है ज़माने में। हम आपको बताना चाहते हैं कि इश्क आशिक और मशूक का दर्जा कितना बुलंद है। आज मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैं सैयद आशिक हुसैन शाह सेठी मंडी बहाउद्दीन वाले का नवासा लगता हूँ, और जो कि दुनिया में बहुत नामवर नेक इंसान थे, जो गुजरात के बहुत बड़े ज़मींदार थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सैयद नदीम अब्बास है और सफदर हुसैन शाह है। जो बच्चा या बुजुर्ग मुझे सुन रहा है, टीवी पर देख रहा है, तो वो बराए मेहरबानी करके, अगर मुझसे मैं किबरिया भी आपका तारफ़ करवा चुका हूँ इन सब से, और गुजारिश है बेटे आप बात सच करें। बात सच ये करना चाहता हूँ कि बेटा मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों नशे से परहेज़ किया करें। इमाम ज़माना का दौर है और मैं वर्ल्ड नजूमी भी हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो लोग आप नशा करते हैं तरह तरह के, ये अच्छे नहीं होते। दूध पिया करें और अपनी नेक दवाई मेडिसिन जो डॉक्टर के वो खाया करें, और कोई दवाई ना खाया करें। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। किबरिया शाह जी, इतनी बात का मैंने आपसे पूछवानी थी। ये शाह जी वर्ल्ड डॉक्टर भी हैं जी। इस वक्त हम मौजूद हैं कंप्यूटर सेक्शन के अंदर, देखते हैं कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ जा रही हैं। आपका नाम जी? जी मेरा नाम उमैद मुस्लिम है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पे अपने मेम्बरान से करा रहे हैं? जी यहाँ पर मेंबर्स आते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर की बुनियाद के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं इनको यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। इसके अलावा किताबें हैं और मेंबर्स किताबों का मुताला करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर अखबार आती है, उसका मुताला करते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जैसे सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, अम्बिया कराम के बारे में मालूमात है, वो कंप्यूटर के ज़रिए इनको फ़राहम की जाती हैं, जिससे बड़ा वो महसूस होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। आप यहाँ पे इनको इंटरनेट की भी सहूलत देते हैं? इंटरनेट की सूरत भी है, लेकिन वो ये है कि सबके लिए तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए जो है मैंने रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो जो आप चीज़ें सिखाते हैं उसमें बेसिक बिल्कुल बिगिनर लेवल है? देखिए आगे भी चीज़ें जो ये सीखना चाहते हैं कि आगे की चीज़ सीखना चाहते तो मैं आगे चीज़ समझा देता हूँ। जो ही मेंबर का जितना मेंटल इनका लेवल होता है, ये जहन का जितना भी इनका होता है, वो उसके मुताबिक इनको सिखाएं। आप कितने साल से ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? 16 साल हो गए मुझे काम करते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी इंचार्ज होते हुए, और जो है वो काफ़ी जो है ना, ये मेरे जहन के मुताबिक भी काफ़ी है और मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें भी मैं देख रहा हूँ। नॉर्मली कौन सी किताबें हैं जो आप पढ़ाते हैं या यहाँ पे जो मेम्बरान है वो पढ़ना चाहते हैं? इंसाइक्लोपीडियाज़ या मुख्तलिफ मालूमात के बारे में यहाँ पर बहुत लोग पढ़ते हैं। यहाँ किताबें डाइजेस्ट हैं और इस्लामी मालूमात, कुरान शरीफ भी यहाँ पढ़ते हैं लोग, और बहुत काफ़ी जो है वो लोग मुताला करते हैं। जी, आपने देखा आज का हमारा ये प्रोग्राम फाउंटेन हाउस लाहौर से, जहाँ पे मैंने कोशिश ये की कि आपकी मुलाकात उन मेम्बरान से कराया जाए जिनको पेशेंट भी कहा जाता है यहाँ पे, और बताया जाए वो कहाँ से आए हैं और वो क्या महसूस करते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान और अपनी इस जो भी उनके जहन में तख़य्युलात आते हैं उसको सामने रखते हुए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की, यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हमने आपको वो दिखाई। कम्युनिटी बेस्ड फ़ंड है जिससे ये चलता है, ये यकीनन आप पे, मुझ पे और उन तमाम लोगों के ऊपर जो साहिब माल हैं, जिनके पास पैसा है, कोई ज़कात करना चाहता है, उसके लिए चीज़ ज़रूरी है कि वह ऐसी जगहों का भी ख्याल रखे ताकि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको जनरेट किया जा सके और माशरे के ऐसे तबके का ख्याल रखा जा सके जो डिफरेंटली एबल्ड है, जिसके मसले मसाइल उसके जहन से जुड़े हैं। और यकीनी तौर पे ये चीज़ आपकी, मेरी और ऐसे तमाम लोगों की फैमिलीज़ के ऊपर लाजिम है, उनसे जुड़ी है कि वो अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में ऐसे किसी भी कमज़ोर शख्स का या ऐसे शख्स का जिसको कोई मेंटली चैलेंजेस का सामना है, उनका ख़याल रखें और उनका ख़याल उसी तरह रखें जिस तरह वो एक नॉर्मल मेंबर ऑफ़ देयर फैमिली का ख़याल रखते हैं। अगर वो नहीं रखेंगे तो आप यकीन कीजिए कि वो बुरे हालात हैं जिससे ये लोग गुज़रते हैं, वो मेंटल चैलेंजेस हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है और उस अज़ियत से गुज़रना पड़ता है जिसका आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ इस एक चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि इस जगह के हालात इस किस्म के हैं कि यहाँ पे एसी की अवेलेबिलिटी तक नहीं है, पंखे हैं जिसके अंदर ये लोग बेचारे अपना गुज़र बसर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ईद के त्यौहार पर आने वाले ऐसे और बहुत सारे त्यौहारों में आप लोग ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखेंगे। अगर कुछ नहीं आपसे हो सकता तो आप
एटलीस्ट यहाँ पर अपने आके इस त्यौहार में कुछ वक्त जो है वो गुजारना शुरू कर दीजिए। आपको नेकी भी मिलेगी और यकीनी तौर पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पहलू आपके सामने आएंगे जिसमें आप ख़ुद या आपसे जुड़े जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह इन लोगों की मदद का सबब बन सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।